लेकिन पास आते हुए भृगु को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि यहाँ लगभग 20 घर बने हुए थे और साथ ही यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या भी काफी कम थी। इतने घने जंगल के ऊपर इन घरों की मौजूदगी ये साफ बता रही थी कि इस गांव के लोग दीन दुनिया से कट कर रहते हैं और अपना खाना पीना पोषण सब खुद ही देखते हैं। भृगु भी कई साल इन्हीं हालातों में रहकर बड़ा हुआ था, इसलिए उसे पता था कि इन लोगों से मिलते हुए कैसी सावधानी बरतनी है। पर हरीश को यह नहीं पता था। गांव के ठीक सामने दो बड़े घने और प्राचीन पेड़ थे। इन पेड़ की शाखाओं ने इस गांव में घुसने के लिए दरवाजे जैसा बना रखा था। हरीश उस दरवाजे को देखकर खुश हुआ और गांव के अंदर घुस बैठा। भृगु उसे रोकना चाहता था, क्योंकि ऐसी जगहों पर जाने के लिए परमिशन मांगना उस गांव के मान रखने जैसा होता है। लेकिन हरीश को जल्द ही इस बात का आभास हो गया, जब गांव में घुस पाने से पहले ही दो तीखे सुई जैसे चुभने वाले नुकीले हथियार से हरीश का रास्ता रोक दिया गया। हरीश के हाथ से खून निकला, लेकिन उसने पलटकर अटैक नहीं किया, बल्कि अपने हाथ ऊपर करके उस दरवाजे से बाहर निकल आया। भृगु, गौरव और सान्या हरीश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हरीश के पीछे पीछे दो अनजान लोग उनकी तरफ आ रहे हैं, तो सान्या घबरा गई। इन लोगों की पोशाक से मालूम हो रहा था कि ये आदिवासी हैं। सान्या ने आज तक ऐसे लोगों से बात नहीं की थी। गाइस, हमें भागना चाहिए। भृगु, आप क्या कहते हो? भृगु ने पलटकर सान्या को देखा और मुस्कुरा दिया। किसी भी मौके पर भागने से पहले थोड़ी बातचीत तो करनी ही चाहिए सान्या। और ऐसा कहकर भृगु ने अपने हाथ भी हवा में उठा दिए। गौरव और सान्या ने भी ऐसा ही किया। अपने सामने खड़े सभी लोगों को यूं निहत्था देखकर दोनों अनजान गांव वालों ने कहा, कहां घुसे आ रहे हो तुम लोग? कौन हो और इस तरफ कैसे आए? ये गांव वाले पिछले कई पीढ़ियों से इस जंगल में रहते आ रहे थे, लेकिन शायद ही कोई उनके गांव के दरवाजे तक पहुंच पाया था। कई मायावी तरीकों से गांव तक आने के रास्ते को छुपाया गया था, इसलिए दोनों ही बहुत हैरान थे और नाखुश भी। भृगु ने अपने हाथ को धीरे से नीचे लाते हुए उनके सामने जोड़ा और कहा, सूरज की किरणें ढलती जा रही हैं और हमारे पास रात गुजारने के लिए छत नहीं है, इसलिए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब तक सान्या को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। एक लड़की होने के नाते वो खुद आगे बढ़ी और उसने कहा, भैया देखिए ना, हम बिल्कुल अकेले हैं, क्यों ना आज हम आपके गांव में रह ले। वैसे भी जंगल में यूं अकेले सो जाने में हम सभी को खतरा हो सकता है। गौरव ने भी अब गुहार लगाई, हाँ भैया, हम तो यहाँ बस कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने आए थे। हम ना ही शिकारी हैं और ना ही चोर, बल्कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ। इसलिए अगर आप लोग हम जैसे अच्छे लोगों की मदद कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। यह मंदार गांव है, यहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं है। चलो अब अपना रास्ता ढूंढ लो। इतना कहकर उन अनजान गांव वालों ने हरीश की तरफ अपने लंबे भाले को बढ़ाया। हरीश उचकता हुआ पीछे आ गया और दोनों ही गांव वाले पलट के अंदर लौटने लगे। हरीश ने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, सुनिए तो, हम इतनी रात को अकेले कहाँ जाएंगे भला? पर उसकी बात खत्म होने से पहले ही दोनों भाले हरीश के गले को एक बार फिर घेर चुके थे। भृगु ने हरीश का नाम जोर से लिया और इसलिए हरीश ने पलटकर उन दोनों अनजान लोगों पर वार नहीं किया। उन गांव वालों ने अब भृगु को देखकर कहा, जिस तरह से तुमने ये गांव ढूंढा है, उसी तरह कोई और जगह ढूंढ लो, या अभी के अभी इस पहाड़ से नीचे उतर जाओ, समझे? गौरव ने अब आगे आते हुए अपना मासूम सा चेहरा और मासूम बना लिया और कहा, देखिए, हम बुरे लोग नहीं हैं, ना ही हम किसी का नुकसान करना चाहते हैं, लेकिन यूं हमें जंगल में वापस जाने के लिए मत कहिए, हमें मदद की जरूरत है। इसके बाद हिचकिचाते हुए गौरव ने अपनी जेब से अपना पर्स निकाल लिया और उसमें रखे 500 के नोट को दिखाते हुए कहा, आपको जो चाहिए वो हम आपको दे सकते हैं। दोनों अनजान आदमी नोट को देखकर हंसने लगे और भृगु ने गौरव को उठकर खड़े होने के लिए कहा। फिर अपनी हंसी रोककर उन दोनों में से जो एक आदमी लीडर था, उसने आगे बढ़ने की हिम्मत की और भृगु के सामने आ खड़ा हुआ। इन कागजों का यहाँ कोई काम नहीं है। तुम और तुम्हारे साथी अभी के अभी लौट जाओ, वरना तुम बाद में हमें ही दोष दोगे अगर तुम्हें और तुम्हारे साथियों के साथ कुछ गलत हो गया। भृगु की भौं खिंच गई और वो अपने अगले कदम के बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे गांव से किसी की आवाज आई, भोला, क्या हो रहा है बाहर? मुखिया जी, कोई बात नहीं, हम अभी आते हैं अंदर,
लेकिन तब तक मुखिया खुद चलकर बाहर आ गया था। यह मुखिया एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला आदमी था, जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल की होगी, लेकिन उसके सिर के पके हुए बाल और झुकी हुई कमर के अलावा उसका शरीर चुस्त था। मुखिया जी, आप क्यों बाहर चले आए? हम इन अनजान लोगों से खुद ही निपट लेंगे। लेकिन मुखिया ने बाहर आते ही भृगु को अजीब नजरों से देखना शुरू कर दिया। अनजान लोगों को गांव के द्वार के पास देखकर मुखिया को भी बहुत हैरानी हुई। ऐसा कुछ उसके जीवन में भी पहली बार हो रहा था। तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? मुखिया ने पूछा। भृगु ने सर झुकाते हुए मुखिया को प्रणाम किया और कहा, शायद आपके मंत्र थोड़े कमजोर पड़ गए मुखिया जी, लेकिन हम यहाँ पर बस कुछ जड़ी बूटियों की खोज में घूम रहे थे और अंधेरा होने की वजह से हम एक छत ढूंढ रहे हैं जिसमें हम रात गुजार सके। बस इसी तरह हम आपके गांव तक भी पहुंच गए। मुखिया को भृगु की बात की सच्चाई ने कुछ सोचने पर मजबूर किया। फिर उन्होंने पीछे खड़ी सान्या और गौरव को भी अच्छे से देखा और कुछ सोच विचार करके कहा, देखने में तो ये लोग ठीक ही लग रहे हैं। मुझे लगता है इन्हें आज रात हमारे गांव में ही रहना चाहिए। गांव वालों के लिए ये एक बहुत ही विचित्र बात थी। इस गांव के नन्हे बच्चों ने तो कभी शहर के इंसानों को ठीक से देखा तक नहीं था, फिर आज ऐसे लोग गांव के अंदर कैसे रह सकते हैं? ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? हमारे गांव के कुछ नियम और कानून हैं। इन बातों को आप ही तो हमें समझाते हुए आए हैं। गांव के अंदर बाहर से आया हुआ कोई भी इंसान नहीं रह सकता, यही तो हमारा नियम है। उन दो गांव वालों में से एक का नाम भोला था। भोला ही सबसे आगे बढ़कर भृगु और उसके साथियों को रोकने की कोशिश कर रहा था। इसलिए इस बात से नाखुश होकर भोला अब अपने मुखिया पर नाराजगी जता रहा था। पर मुखिया के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। मानवता का सबसे बड़ा नियम सिर्फ मानवता की रक्षा करना है और कुछ नहीं। इंसान नियम बनाता है तो उन्हें बदल भी सकता है। फिलहाल आज रात के लिए मैं इस गांव का नियम बदलता हूँ। रात हो चुकी है और इन लोगों को और कहीं भी रहने की जगह अब नहीं मिलेगी और ऊपर के मैदान तक पहुंचते पहुंचते इन्हें काफी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए यह तय हुआ कि ये चारों यहीं रुकेंगे। भृगु ने जहां हाथ जोड़कर मुखिया को प्रणाम किया, वहीं उसने गुस्से से भोला की तरफ देखा। भोला खुद भी गुस्से में था, लेकिन वो अपने मुखिया की बात को झुठला नहीं सकता था। इसलिए उसने अपनी मुट्ठी बांधी और गांव के अंदर चला गया। थैंक यू मुखिया जी, हरीश ने कहा और मुखिया के पैर पड़ लिए। मुखिया मुस्कुराते हुए सबको अंदर ले गया। मैं भले ही बूढ़ा हूं, लेकिन अब भी मेरी नजर दूर तक देख सकती है, ऐसा कहकर मुखिया ने भृगु की तरफ देखा। मुखिया जी का चेहरा बड़ा ही नर्म था और उनकी आंखों में विद्या कूट कूट कर भरी हुई थी। सच में एक बूढ़े को ही असलियत दिखाई देती है। इतना तजुर्बा जो है उन्हें जिंदगी का। हम लोग किस तरह से बुरे लोग दिखते हैं, तुम ही बताओ। गौरव को सान्या की बात का जवाब तो नहीं पता था, लेकिन वो उसकी बात से 100% सहमत था। वहीं दूर खड़ा हुआ भोला अपनी नजर इन चारों नए लोगों पर टिकाए हुए था, क्योंकि उसे शहर से आए हुए लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। आखिर आजकल किसी की बुराई उसके चेहरे पर तो नहीं झलकती है। वहीं भोला की पत्नी ने उससे कहा, देखो मुखिया जी सब कुछ जानते हैं। अगर उन्होंने ये फैसला लिया है तो ये फैसला सही ही होगा। अब तुम जाओ और उनके सोने के लिए एक घर ढूंढो और मैं उनके खाने के लिए कुछ तैयार करती हूँ। भले ही भोला इस बात से खुश नहीं था, लेकिन वो खास कुछ कर भी नहीं सकता था इस बारे में। इसलिए वो इन मेहमानों के सोने के लिए एक जगह ढूंढने लगा। जल्द ही भृगु और उसके साथी एक धधकती हुई आग को घेर कर बैठ चुके थे और उन्हें खाने के लिए कुछ चीजें भी दी गई। ये खाने की चीजें बहुत अनूठी हैं और सब इन्हें देखकर खुश हो गए। गौरव ने सान्या को समझाया, ये खाना बहुत पौष्टिक है, ये हमें पूरी जिंदगी ढूंढने से भी नहीं मिल पाता, हम बहुत लकी हैं। सान्या ने गौरव की बात तो मान ली, लेकिन फिर भी वो इस घास फूस को खाने से कतरा रही थी। भृगु ने गांव वालों का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसे समझ में आ रहा था कि दीन दुनिया से कटे हुए इस गांव के लिए आज का दिन कितना अद्भुत था और इन चार अजनबी को देखकर पूरे गांव का माहौल कैसे बदल गया था। मुखिया जी भी अब आकर मेहमानों के साथ बैठे और उन्होंने सभी से कहा, सब ठीक तो है ना? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप सब बिना हिचकिचाए उसे मांग सकते हैं। सान्या को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए गांव वालों की खूब तारीफ की। सबके दिल में एक सहजता अब बैठती जा रही थी। लेकिन जल्द ही किसी ने गांव के एक कोने से आवाज लगाई, भोला, अरे भोला, जल्दी आ, तेरे बेटे को फिर से दौरा पड़ रहा है। भोला और उसकी पत्नी दोनों ही दौड़ते हुए सभी काम को छोड़कर अपने झोपड़े के पास पहुंचे। साथ ही गांव के बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे
उनके झोपड़े तक पहुंचे। मुखिया जी खुद भी परेशान दिख रहे थे और उन्होंने कहा, बेचारा भोला, उसका बेटा आजकल बहुत बीमार पड़ने लगा है। कुछ दिनों पहले वो बाकी बच्चों के साथ पहाड़ से फल तोड़ने के लिए गया था और तब इसने कुछ खा लिया होगा जो हमारे लिए अनजान है, क्योंकि बाकी के सभी बच्चे ठीक हैं, पर एक भोला का बेटा बीमार पड़ता जा रहा है। मुखिया जी अब आग के सामने से उठकर भोला के झोपड़े की ओर जा रहे थे। वहीं आग के आसपास बैठे बाकी के लोग भृगु की तरफ देखने लगे। सब जानते थे कि भृगु किसी भी बीमारी का हल जरूर जानता है। भृगु भी अब उठ खड़ा हुआ और मुखिया जी के साथ साथ वो और उसके तीनों साथी भोला के झोपड़े के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने झोपड़े के अंदर एक बहुत ही अजीब सा दृश्य देखा। एक 12-13 साल का लड़का अपने सिर को जमीन पर बार बार पटक रहा था और अपने बाल खींच रहा था। वहीं भोला और उसकी पत्नी अपने बेटे को फर्श से दूर करने के लिए खींचातानी कर रहे थे, लेकिन बच्चे ने अपने आप को दूसरी तरफ बंधी एक रस्सी के सहारे रोक रखा था। यह बहुत ही दर्दनाक दृश्य था, जहां माँ बाप की बेबसी को साफ देखा जा सकता था। भृगु ने यह मार्मिक दृश्य को देखते ही कुछ लोगों को धक्का दिया और झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया और बिना किसी से कुछ कहे उसने सीधा भोला के बच्चे के दाहिने हाथ में एक सुई घोंप दी। इस सुई को घोंपते ही गांव के सभी मर्द और औरतें एक साथ भृगु पर झपट पड़े। बाकी किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला और देखते ही देखते भृगु के साथियों को उसका चेहरा दिखना भी बंद हो गया। गांव के सभी लोग भृगु के ऊपर ऐसे चढ़ चुके थे कि उसका बच पाना मुश्किल लग रहा था। क्या भृगु ने इस बार एक अनजान जगह पर आकर अपनी हद पार कर दी थी? क्या भृगु के साथी उसे बचाने की कोशिश कर पाएंगे?